उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, उसकी ब्रांडिंग की, मार्केट से जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा, डिजाइनिंग के साथ जोड़ा। आज परिणाम है हम सबके सामने। इस एक्सपोर्ट की बात हमारे वित्त मंत्री भी कर रहे थे। कुल 84,000 करोड़ का यहां से यूपी के अंदर कुल एक्सपोर्ट होता था। आज इसकी संख्या बढ़ करके 1,86,000 करोड़ का हो चुका है। पूरे देश के अंदर यह अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के अंदर जाते हैं तो एमएसएमई से जुड़े हुए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए किसी प्रोडक्ट को ही दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट के रूप में देते हैं। बहनों और भाइयों, एफपीओज की क्या ताकत है? हम लोगों ने पिछले 4-5 वर्षों से यूपी ट्रेड शो का आयोजन करना प्रारंभ किया है ग्रेटर नोएडा में, और इसमें गत वर्ष में देख रहा था सबसे अच्छा सराहा गया था वो था यूपी के एफपीओज को। यूपी के एफपीओज जितना अच्छा काम कर रहे हैं, अभी मैं बाहर भी प्रदर्शनी लगी हुई थी वो देख रहा था। यानी हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ नया हुआ है, चाहे वह महिला स्वयंसेवी समूह हो, एफपीओज हो, एमएसएमई सेक्टर हो या कोऑपरेटिव का सेक्टर। हर एक सेक्टर की जो संभावनाएं थी उन संभावनाओं को आज एक नई उड़ान मिली है। और हमारा मानना है, अभी मैंने पिछले दिनों स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक भी की थी। आज से 8-9 वर्ष पहले यूपी के अंदर जो हमारा क्रेडिट डेबिट रेशियो था, सीडी रेशियो था, यह मात्र 45% था। आज ये बढ़कर के 61% हुआ है और मैंने टारगेट दिया है कि इसको हर हाल में इस वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च तक 62% पहुंचाना है और 26-27 वित्तीय वर्ष के लिए इसका टारगेट 65% का भी दे दिया कि 65% तक इसको लेके जाना है। मैंने 2025 में जब एसएलबीसी की बैठक की थी तब यह 56% था, और उस समय जब मैं देख रहा था तो उस समय हमारे 7 जनपद ऐसे थे जहां पे 40% का सीडी रेशियो था। उनमें प्रयागराज भी था, अयोध्या भी था। अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज और अयोध्या 40% से ऊपर में आ चुका है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमारे अब 40% से ऊपर आ चुके हैं। केवल 3-4 जनपद हैं जो 40% से नीचे हैं, उसमें भी हम तेजी के साथ कार्य करने जा रहे हैं। और मैंने बैंकर्स से इस बारे में अपील की थी कि वे थोड़ा शर्तों को रिलैक्स करें, सपोर्ट करें, एक पॉजिटिव भाव आना चाहिए। लेकिन यह तभी हो पाएगा, सेमिनार का मतलब अच्छा है, उद्घाटन सत्र आपने किया, छोटे छोटे समूह बनाकर ट्रेनिंग दीजिए एफपीओज को, किस सेक्टर में वो काम करना चाहता है, मास्टर ट्रेनर तैयार करके उनको ट्रेनिंग और फिर बैंक से उसका लिंक कर दिया जाए। लोन कम करें, हमने किया है। उत्तर प्रदेश के हमारे लघु और सीमांत किसानों के लिए सहकारिता के फील्ड में जब उनको लोन दिया जाता था 11% उनसे इंटरेस्ट लिया जाता था। बैंक उनका घाटे पे था क्योंकि या पैसा उनका डूबता था। हमने कहा भी इसको कम करो। आज कोऑपरेटिव में उसको कम किया है। अब हमने कहा कि भाई प्रयास होना चाहिए कि हम 5 से 6% में उनको किसानों को लोन उपलब्ध करवाएं। शेष गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी उसको। आप देखना लघु और सीमांत किसान को आसान किस्तों में अगर लोन मिलेगा तो वह तेजी के साथ
अपने यहां निवेश भी करेगा, खेती में पैसा लगाएगा। दूसरा, यह आवश्यक नहीं कि जैसी परिस्थिति देश के अंदर अन्य राज्यों में है निवेश की, खेती में लागत की, उतना यूपी भी करे। यूपी में उतनी लागत नहीं आएगी, कम आएगी। और कृषि मंत्री जी का भी ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा, यूपी में कम आएगी। इसलिए कम आएगी क्योंकि यूपी देश ही नहीं, दुनिया का पहला ऐसा क्षेत्र है जहां पर 86% लैंड हमारे पास सिंचित है, सिंचित भूमि है या सिंचाई की बेहतर सुविधा है। सबसे ज्यादा लागत बीज में, सिंचाई में और किसी एक तकनीक को अपनाने में किसान खर्च करता है। इतनी अच्छी फर्टाइल लैंड, अच्छा बीज उपलब्ध करवा दें, समय पे बीज उपलब्ध हो जाए, सिंचाई के साधन हैं, तो उसकी लागत अपने आप ही कम आ जाती है। अन्य जगहों में सिंचाई की लागत ज्यादा है। हमारे यहां तो ज्यादातर किसान 40% किसान हमारा ऐसा है जो किसान ट्यूबवेल पे निर्भर करता है। 16 लाख ट्यूबवेल ऐसे हैं जो बिजली से चलते हैं। उन सभी किसानों को फ्री में बिजली दे रहे हैं। नहरों से होने वाली सिंचाई, यह सिंचाई फ्री में है। यानी हम ज्यादातर फ्री में देते हैं और इसके साथ ही लगभग 1 लाख किसानों को सोलर पैनल भी दे रखे हैं। मैंने वित्त मंत्री से कहा है कि भाई प्रयास करना चाहिए कि हम इन सभी किसानों को जो ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, इनको अगर सोलर पैनल दे दें और सोलर पैनल के माध्यम से कोई एक अच्छी व्यवस्था आगे बढ़ा दें तो उनको भी आसान होगा और गवर्नमेंट को भी आसानी होगी। हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ट्रेनिंग के कार्यक्रम को जोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे स्तर पर। मास्टर ट्रेनर करिए, कृषि विज्ञान केंद्रों को जोड़िए, कृषि विश्वविद्यालयों को अपने साथ जोड़िए, कोऑपरेटिव को अपने साथ जोड़िए और ये लोग फिर इनको टारगेट दीजिए कि भाई ट्रेनिंग आप कराइए, हमारा एक मास्टर ट्रेनर आपके साथ रहेगा। एफपीओज की ट्रेनिंग हो, किस सेक्टर में, वहां की संभावनाएं क्या हैं, बैंकर्स इसके साथ जुड़े, अपना सीएसआर का पैसा इसमें लगाए। याद रखना, उससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, बैंक का भी बिजनेस बढ़ेगा। नाबार्ड को, रिजर्व बैंक को, अन्य बैंकर्स को इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करने को तैयार है। और आज यूपी के अंदर प्रयास जो प्रारंभ किया गया, परिणाम क्या है? जो यूपी बीमारू राज्य था, आज वह देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के साथ ही भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बन करके भारत की इकोनॉमी को एक मजबूती प्रदान कर रहा है। और याद करिए ना, आज से 10 वर्ष पहले यूपी का शेयर भारत की इकोनॉमी में मात्र 8% रह गया था। आज हम 9.5% तक पहुंचे हैं। यूपी भारत के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य था। हमारे पास सबसे अच्छा मैन पावर भी था, सबसे अच्छी फर्टाइल लैंड भी थी, सबसे अच्छा जल संसाधन भी था। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान 8% रह गया था और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भी देश के अंदर 8वें 9वें स्थान पर थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। याद करिए, 16 में यूपी की जो अर्थव्यवस्था थी, ये मैं भी नाबार्ड के ही उससे बोल रहा हूं और ये मेरे आंकड़े भी थे क्योंकि हम लोग यहां पे वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उसके तहत भी 2016 में केवल 11,70,000 थी और इस वित्तीय वर्ष में यानी 31 मार्च तक 36 लाख करोड़ तक पहुंचेगी। 36 लाख करोड़ की एक यात्रा है। ये यात्रा दिखाती है कि नियत साफ हो तो परिणाम भी, रिजल्ट भी स्पष्ट सामने आते हैं और वही परिणाम है ये, जो परिणाम आज हम सबके सामने इस रूप में देखने को मिल रहे हैं।
इस परिणाम का इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है यूपी के अंदर 16 में पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय 43,000 थी, आज ये बढ़कर के 1,20,000 तक पहुंची है। 1,20,000 यानी लगभग 3 गुना। हमने फिस्कल डेफिसिट 3% से कम है यूपी का, यानी देश के किसी भी राज्य में अगर आप जाएंगे तो वहां पे सबसे वित्तीय प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण।